Yes, sir. Okay. Applications of radioactive isotopes. First लिखें, radioactive isotopes are used as a fuel. Radioactive isotopes are used as a fuel. In nuclear reactors. Used as a fuel. In nuclear reactors. Used as a fuel in nuclear reactors of nuclear power plants. In nuclear reactors of nuclear power plants. Nuclear power plants for generating electricity. For generating electricity. For generating electricity. हाँ जी. सर जैसे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्शन होते हैं कंट्रोल्ड होते हैं. हाँ. तो कंट्रोल एक वो वाटर से करते हैं. तो वाटर ऐसा क्या करता है कि वो प्रोसेस हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है. नहीं ज़रूरी नहीं है कि वाटर से करा जाए उसको कंट्रोल. तो मतलब बुक में एक लिखा था. हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, वो वाटर एक एजेंट हो गया. हाँ, जो दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है. उसके अलावा जो है और भी एलिमेंट्स हैं जिनसे उनको कंट्रोल किया जाता है. मतलब कुल मिलाकर ये है कि वो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को फर्दर टूटने से रोकता है वो. अब उसके अंदर रिएक्शन क्या होता है वो एग्जैक्ट रिएक्शन तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना. हमको सिर्फ इतना करना है कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और न्यूक्लियर फिजन होता है. फिजन का मतलब जानते हैं ना, टूटना. न्यूक्लियस का टूटना. सर तो फिर जैसे वो भी तो कुछ होते हैं ना आयरन बार से, जैसे अगर आप इसे ऊपर नीचे करते तो फिर रिएक्शन जो रिएक्टर है उसे कंट्रोल करता है. एक मिनट देखना, उधर का दरवाज़ा तो नहीं खुला हुआ स्लाइड में. तो फिर वो सर वो सील बार क्या उसकी हमको ज़रूरत नहीं है. उसकी हमको ज़रूरत नहीं है. बेसिकली इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं. वो उसकी ज़रूरत हमको फ़िलहाल है नहीं. हमको उस चीज़ का ज़्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो जानना ज़रूरी है. वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th में करना है, अभी छोड़ो, है ना. अभी तो सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशंस देखिए इसकी सिंपल. एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल लिखिएगा. यूरेनियम 235 आइसोटोप. Uranium 235 isotope is used as a fuel in the reactors. Is used as a fuel in the reactors of nuclear power plants of nuclear power plants is used as a fuel in the reactors of nuclear power plants for generating electricity.
और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन लिखिएगा, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स radioactive isotopes are used as tracers in medicines to detect radioactive isotopes are used as tracers in medicines to detect the presence of tumors and blood clots, detect the presence of tumors and blood clots etc. in the human body. Tumors and blood clots etc. in the human body. सर ट्यूमर्स क्या होते हैं? ट्यूमर्स बताओ एग्जाम्पल, आर्सेनिक, ARSENIC, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 सर जो गामा रेज रिलीज करते हैं हार्मफुल नहीं होती बॉडी के लिए? होती है। तो फिर क्यों करते हैं? देखिए जब कभी ज़रूरत पड़ती है ना, कंटिन्यूसली तो हम एक्सरे भी नहीं करा सकते ना, कोई डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा कि रोज़ एक्सरे कराओ। तो चेकअप करते हैं कि पहले हेल्दी है एक्सरे के लिए, वो MRI के लिए। हाँ वो देखते हैं कि भाई हम रेज आपकी बॉडी के थ्रू रेज पास करेंगे, एक्स रेज बोलते हैं उनको। तो एक्स रेज हम आपकी बॉडी के थ्रू पास करेंगे। वो रेज जो हैं, वो रेज क्या करती हैं, उनमें उनकी एक खास रेंज होती है, एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो उतनी फ्रीक्वेंसी पर एमिट करी जाती हैं। जब वो उतनी फ्रीक्वेंसी पर एमिट करी जाती हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जो वो रेज है ना, उनमें वो हमारी जो बोन होती है, वो बोन को पास नहीं कर पाती, क्योंकि बोन की डेंसिटी अच्छी खासी होती है, तो वो बोन को क्रॉस नहीं कर पाती वो रेज। तो क्या होता है कि वो जाती हैं, बोन में टकराती हैं और वापस आ जाती हैं। रेज फिर जाती हैं, फिर बोन में टकराती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन कुछ रेज ऐसी होती हैं कि जो गई तो लेकिन वापस नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर बोन थी ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि बोन वहाँ से डिस्प्लेस हो चुकी है, टूट चुकी है। तो फ्रैक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे करा जाता है, ठीक है। या फिर एक स्टैंडर्ड विड्थ देखने के लिए कि भाई इतनी विड्थ है, कहीं से कोई हड्डी बढ़ तो नहीं गई है। कई बार ऐसा भी होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो हड्डी बढ़ने लगती है किसी जगह की। तो ऐसा होता है कि ये चेक करने के लिए एक्सरेज को एमिट करा जाता है। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, सेल्स और टिश्यूज आसपास की वो डैमेज करती है। तो कंटिन्यूसली एक्सरे कराने के लिए नहीं बोला जाता। किसी को मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहले तो डॉक्टर चेक करेगा। तो डॉक्टर चेक करेगा, चेक करने के बाद में उसको ये दिखाई दे जाएगा कि यहाँ की हड्डी जो है वो डैमेज्ड है, तो वो उसको ज्वाइन करके और उसके ऊपर मतलब पूरी पट्टी लगा के उसको प्लास्टर वगैरह वो सब पक्का कर देगा। वो करने के बाद में फिर उसके बाद में वो बोलेगा कि भाई 1 महीने तक आपको इसको ज़्यादा मूव नहीं करना है, इस पोर्शन को आपको ऐसे ही रखना है ताकि वो हड्डी डेवलप होकर जुड़ जाए। उसके 1 महीने बाद या कुछ डॉक्टर्स 20-22 दिन बाद भी बोलते हैं कि उसके बाद आप एक्सरे कराएं। ऐसा नहीं है कि रोज़ आप हड्डी की ग्रोथ चेक करने के लिए पहुंच गए वहाँ पर, लो जी कर लो, चेक कर लो। उससे क्या है कि पता चला कि आजू बाजू के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वही डैमेज हो गए, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू गामा रेज इस वजह से। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूँ तो 235 लिखा हुआ है ना, इस 235 का मतलब है यूरेनियम का एटॉमिक मास है 235, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आर्सेनिक 74 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आर्सेनिक एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास है 74। फिर हम आते हैं हाँ जी, क्या ट्यूमर्स क्या होते हैं? ट्यूमर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई दाना या फुंसी निकला है। अब वो दाना या फुंसी थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। अब वो जब वो बड़ी हो गई है तो धीरे धीरे उसकी भी ना एक एज होती है, उसकी एक एज होती है कि वो धीरे धीरे दाना छोटा सा फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा। तो उसका एक लिमिट होती है कि भाई ये इतनी टोटल इतनी विड्थ तक या इतने लेंथ तक ये बढ़ेगा, बढ़ने के बाद ये फूट जाएगा। या कई दाने ऐसे होते हैं वो सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
तो ऐसा भी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई दाना ऐसा है जो बॉडी के अंदर हो गया, इंटेस्टाइन के आसपास हो गया, हार्ट के आसपास हो गया, ठीक है, या पेंक्रियाज के आसपास हो गया, और वो डेवलप होता जा रहा है और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है बॉडी में किसी भी तरीके से, ख़त्म नहीं हो रहा है, सूख नहीं रहा है या फिर फूट नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो ट्यूमर हो गया। और वो ट्यूमर जो है अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो जाता है तो उस ट्यूमर को डिज़ोल्व करके सर्जरी वगैरह से भी, या और भी कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे उसको डिज़ोल्व करा जा सकता है। लेकिन कई केसेस में क्या है कि वो नहीं हो पाता कि भाई अब ये रिमूव भी नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसने जो अपनी टिश्यूज़ हैं वो हार्ट तक फैला ली हैं। अगर इसको रिमूव करोगे, हार्ट डैमेज हो गया तो इंसान ही खत्म हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि वो ट्यूमर इतना हार्ड हो गया है कि उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो उसी को थर्ड स्टेज का कैंसर बोल देते हैं कि ये कैंसर हो गया, अब तो ये धीरे धीरे इंसान को मार ही देगा, ऐसा होता है। तो ट्यूमर लाइक मैलिग्नेंट होता है? ट्यूमर जो है ना, ट्यूमर जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। वो ऐसा भी होता है कि कई बार ख़त्म हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो पान मसाले के जो ये ऐड वगैरह होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा वो तंबाकू चबाने से कैंसर होता है, वो लिखा रहता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, शराब पीने से कैंसर होता है। फिल्में भी देखते हैं तो उसमें अगर कोई हीरो ज़्यादा हीरोगिरी में शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है तो नीचे लिखा हुआ आता है कि शराब पीने से कैंसर होता है, इंजूरियस टू हेल्थ, वो लिखा हुआ आता है। तो हालांकि किसी का उस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता, सबका ये लगता है बड़ा स्टाइल लग रहा है। हाँ, ये शराब पीने का बड़ा स्टाइल नहीं, नीचे तो ध्यान देना चाहिए ना, आर्ट्स के नीचे भी लिखा हुआ होता है कि तो कुल मिलाकर ये जो सब चीज़ें हैं ये इस वजह से होती हैं कि ये इस प्रोसेस को, अच्छा छोटे छोटे ट्यूमर्स हर किसी की बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, डिजॉल्व होते रहते हैं, बनते रहते हैं, डिजॉल्व होते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो उस ट्यूमर के बनने को प्रोसेस को एग्रेवेट कर रहे हैं, मतलब उस प्रोसेस को बढ़ा रही है कोई चीज़, तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं। गलत काम मतलब यही है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पता है, लिखा हुआ है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक वार्निंग दे सकती है ना, क्योंकि समझा कर देख लिया, फैक्ट्रीज को भी बंद करा कर देख लिया, लोग सड़कों पर होता है नहीं मैं वो तो सिगरेट पिए बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता है ना, अरे नहीं, फिर इलीगल तरीके से लोग लेने लगते हैं ना, वो हुआ था ना, फिर लोग इलीगल तरीके से लेने लगते हैं। वजह तो रहेगी कम से कम जेल में डालने की। वही चीज़ है, आप अगर ये चीज़ कर दी जाए ना, अगर ये चीज़ कर दी जाए तो आधा कंट्री जेल के अंदर चला जाएगा। यस, क्योंकि सबको हीरोगिरी में सिगरेट पीनी जरूर है। सर अमेरिका में भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने बैन करने की कोशिश की, 30 साल तक शराब वगैरह चलती गई। वो हर जगह ऐसे ही होता है। तो खैर कुल मिलाकर ये है कि ये बहुत बेकार चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से आपने देखा होगा, कोई आदमी है आ रहा है सामने से चलता हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार बड़ा हैंडसम है ना, और बड़े कायदे से, मतलब इसने कपड़े वपड़े बड़े अच्छे से पहन रखे हैं, और जैसे ही उसने मुंह खोला पता चला मुंह से जो है इतनी गंदी स्मेल आ रही है। वो गंदी स्मेल किस चीज़, और दांत हो रहे हैं लाल पीले, ठीक है ना, तो वो इतने गंदे दांत हैं कि अभी गुटखा खा रखा है ना, तो पहले थूकना है उसके बाद में बात करनी है, तो वो 2 मिनट में यार पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। अब होता क्या है कि लोग हीरोगिरी में ये काम, चल मेरा दोस्त ले रहा मैं भी ले लेता हूँ, वो इस काम को शुरू करते हैं, फिर उनको पता नहीं अल्टीमेटली वो किस तरह क्यों खा लो, उसके बिना क्या हो जाएगा। मतलब अब मैं आपका टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ अच्छी चीज़ भी तो सिखा सकता हूँ ना। तो मैं आपको अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ कि लाइफ में कभी ये चीज़ें लेना हो, सुन रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें इस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम उस तरफ देख रहे थे, मैंने कहा शायद इसका ध्यान नहीं, मैं मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना, आई एम सॉरी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें किसी वैसे पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो उस तरफ देख रहा था, तो मुझे लगा शायद उसने सुना नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को आपके घर परिवार में, आपके रिलेशन में, आपका कोई भाई, कोई बड़ा भाई हो, कोई भी हो, उसको बोलो कि भाई नहीं कर इस काम को, नहीं करो। हमारा ग्रुप था, हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा ग्रुप था, हम टी शर्ट पहन कर चलते थे। अब जो टी शर्ट थी, एक दिन होता था थर्सडे वाला, आज भी थर्सडे ही है, थर्सडे वाले दिन हमको अलाउ कर रखा होता था कि भाई आज आप सिविल यूनिफॉर्म पहन कर आ सकते हैं, सिविल ड्रेस में आ सकते हैं। सिविल ड्रेस मतलब ये कैजुअल वियर, इसमें आप आ सकते हैं, बाकी तो टाई पैंट शर्ट उसी तरीके से आते थे। तो हाँ, तो हमारा जो कॉलेज में होता है, कॉलेज में इस वजह से होता है ना, क्योंकि ये भी मेरे टाइम से ही होने लगा, जब मैं कॉलेज में आया था, उससे पहले नहीं होता था। क्योंकि फिर ना वो कूल बनने के चक्कर में लड़के ना बरमुडा ही पहन कर आ जाते हैं, क्लास में बरमुडा पहन कर आ जाते हैं, सैंडो पहन कर आ जाएंगे, यहाँ टैटू बनवा लेंगे, मेरी माँ, ठीक है ना, मेरी माँ, यहाँ पर इधर लिखा होगा तेरी माँ, तो ये ऐसे लिखवा के, वो रिमूवेबल टैटू होते हैं इस तरीके से। तो दूसरा बच्चा होगा वो इधर लिखवा लेगा मैं हूँ भक्त महाकाल का, है ना,
चाहे आज तक कभी पूजा ना करी हो, चाहे 10-10 दिन नहाता ना हो, बदबू आती हो दूर से, ठीक है, लेकिन मैं हूँ भक्त महाकाल का। ऐसे रुद्रा, रुद्रा, ठीक है, यहाँ पीछे लिखवा लेंगे महाकाल बहुत बड़ा, और उस पर डमरू शिव जी का बनवा लेंगे, वो शिव जी को और बदनाम कर रहे हैं। अबे बदबू तो आ रही है दूर से, नहाया तो है नहीं, है ना, और यहाँ आ रहा है सैंडो पहनकर। तो वो इस तरीके की जो चीज़ें थी उनको फिर रोकने के लिए फिर कलेक्टिवली जितने भी कॉलेजेस थे उन्होंने सबने, जो अच्छे कॉलेजेस हैं उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया सबके लिए। तो हम जब जाते थे ना तो उसमें जैसा कोई इंसान होता है उसके फ्रेंड भी फिर वैसे ही बनते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही थे कि हम किसी भी तरीके का कोई सिगरेट शराब वगैरह हमारा कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, और आज भी दांतों से पता चल जाता है कि कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है। तो हमने तो टी शर्ट्स पर लिखवा रखा था कि आई एम अ टी टोटलर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो हमने वो लिखवा रखा था, टी टोटलर का मतलब कि हम ये चीज़ें नहीं करते हैं। नहीं चाय नहीं उसका स्पेलिंग TEE होता है, TEE। टी टोटलर का मतलब ये है कि नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो नॉन वेज, ये वाली चीज़ है, ठीक है। भाई अगर किसी को पसंद है तो खा लो, लेकिन फिर वो भी बीमारियां फैलाता है। इस पर लंबा डिस्कशन, लंबा बहस हो जाएगा इस पर, है ना। तो ये कुल मिलाकर था, हमारा तो था भाई, ये हमारा तो था क्या है भी, आज भी है। तो इस चीज़ को क्या छोड़ो ना, उस चीज़ को। तो ये जो चीज़ें हैं, हाँ क्या होता है? क्या सिस्ट जो है, हाँ सिस्ट पर आता हूँ मैं। सिस्ट यही चीज़ है, ये जो छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं ना, ट्यूमर की शॉर्ट फॉर्म को सिस्ट बोलते हैं। जब ट्यूमर, अभी ट्यूमर नहीं बना है, ट्यूमर का मतलब ये है कि भाई वो काट कर निकाला जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं हो सकता। सिस्ट डिजॉल्वेबल होती है, कई बार सिस्ट भी छोटी छोटी होती हैं, बहुत हार्ड हो जाती हैं, तो उनको भी काट कर निकाला जाता है। तो खैर अब मैं वापस इस टॉपिक पर आता हूँ। तो भैया आज का पढ़ाई के अलावा का जो ज्ञान है वो ये है कि कभी भी किसी तरीके के उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है, इस चीज़ पर रहना, ठीक है ना। वो नहीं होना चाहिए वो ऐसे करके जो होता है ना जुबा केसरी, है ना, किसी हीरो वीरो की बात में बताना ही कुछ नहीं खाते हैं, ये कुछ नहीं खाते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। अगला देखिए उसमें है बस आर्सेनिक 74 जो एलिमेंट होता है ना, ये एलिमेंट क्या करता है कि दिस इज यूज्ड एज ट्रेसर्स। ट्रेसर्स का मतलब ये है कि डिटेक्ट करने में जो चीज़ काम आती है ना, ट्रेस करनी, जैसे कहते हैं ना कॉल ट्रेस करनी है मेरे को, यानी कि कॉल डिटेक्ट करनी है कि ये कॉल कहाँ से आई। तो ट्रेसर्स इन मेडिसिन, मतलब उन मेडिसिन में ये ट्रेसर्स का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कैंसर डिटेक्ट करने वाली जो मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन बड़ी अजीब सी मेडिसिन होती है। उसमें ऐसा होता है पतला सा एक धागा लगा देता है, वो बायोलॉजिकल मटेरियल का धागा बना रहता है। अब क्या होता है कि उसको खाया, ठीक है, और वो धागा जो है वो आपने पानी पिया, तो जैसे ही आप किसी चीज़ को निगलते हैं ना, तो निगलने के बाद वो इसोफेगस जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक तक पहुँचेगी जरूर वो चीज़। तो वो जो दवा है वो पूरी बॉडी के अंदर घूमती है, और घूमने के बाद में उसमें धागा लगा रहता है पतला सा, वो धागा अंदर खिंचता जाता है। उसके बाद 2 या 3 मिनट वो बॉडी के अंदर रहती है, फिर उसको धागे को धीरे से खींचकर उस मेडिसिन को बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब वो आपके पेट वेट में सब जगह घूम आई, ठीक है, अब उसको बाहर निकाल लिया। और ट्रेसर का मतलब क्या है कि वो ट्रेस करता है कि कैंसर है या नहीं, कैसे, उसका कलर चेंज हो जाता है। सर वैसे ही कैमरा भी लाइक माउथ के अंदर डाल उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं, बिल्कुल सही, एंडोस्कोपी बोलते हैं। बड़ा पेनफुल होता है वो जीभ। सर इसमें एनेस्थीसिया दे देते हैं ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना एनेस्थीसिया के करते हैं उस काम को। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है तो हार्ट पेशेंट को कभी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, क्योंकि सर अगर कुछ बुरा हो जाएगा तो पता चला हार्ट ही सिंक हो गया बेचारा। और सर कभी कभी क्या होता है जो कैमरा होता है ना, तो लाइक ब्लड वेसल्स पे लग जाता है, हेमरेज हो जाता है, फिर उसमें भी मतलब डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक दवा होती है, दवा में यूज़ करा जाता है इसको। अगर वो जो कैप्सूल बॉडी के अंदर गया है उसको जब हम बाहर निकालते हैं, अगर उसका कलर चेंज हो गया तो वो कह देंगे कि हाँ यहाँ पर कैंसर के ट्रेसेस मिले हैं, है ना। और इसको किस तरीके से क्योर करा जाता है फिर वो डॉक्टर बताते हैं। अगला देखिएगा एप्लीकेशन, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। थर्ड, radioactive isotopes are used in the treatment of cancer. Example, cobalt 60.
पहला यूज़ जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, पहला यूज़ ये हो गया। इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे? यूरेनियम 235। दूसरा यूज़, ये कैंसर को डिटेक्ट करने में काम आता है, कैंसर किसी को है या नहीं है, आर्सेनिक 74। तीसरा यूज़, डिटेक्ट तो करेगा ही करेगा और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। फर्स्ट स्टेज का कैंसर, सेकंड स्टेज का कैंसर आज क्यूरेबल है, उसको ट्रीट करा जा सकता है, ठीक है ना। थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देखिएगा फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द एक्टिविटी radioactive isotopes are radioactive isotopes are used to determine the activity of thyroid gland, activity of determine the activity of thyroid gland, which helps in the treatment of diseases which helps in the treatment of diseases like goiter. लाइक गोइटर। उसके बाद फिफ्थ लिखें सर नो एग्जाम। हाँ एग्जाम्पल, सॉरी, आयोडीन 131। एग्जाम्पल लिखें आयोडीन 131, IODINE 131। फिफ्थ लिखें सर बस अच्छे से बात लिखिएगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये पॉइंटर का स्पेलिंग PRE होता है। हाँ ठीक है, तो वॉटर क्या था? वो गला फूल जाता है ना कई बार आपने देखा होगा। आयोडीन का भी होता है। आयोडीन की वजह से, इसीलिए उसमें आयोडीन दिया जाता है। तो आयोडीन आप देंगे तो ठीक है। Radioactive isotopes are used in industry to detect radioactive isotopes are used in industry। हाँ जी, radioactive isotopes are used in industry to detect the leakage in underground oil pipelines। Industry to detect the leakage in underground oil pipelines, detect the सर लीकेज अंडरग्राउंड leakage in underground oil pipelines। Underground oil pipelines, comma, gas pipelines and water pipes। Gas pipelines and water pipes। Gas pipelines and water pipes। एग्जाम्पल लिखे हैं गीगर काउंटर। उसका कौन सा क्या गीगर काउंटर। GIGER गीगर लिखा है सर ये एलिमेंट है कोई? काउंटर। हाँ जी, हाँ जी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, अभी अगर देखा जाए ना तो अभी शायद 112 या 115 के करीब एलिमेंट्स हैं। नहीं, किसी साइंटिस्ट के कुछ ऊपर- एलिमेंट्स पता नहीं, 14 मतलब इस से पर change कुछ कहा होते नहीं जा रहते सकता, ये ना चेंज होते रहते हैं। क्या? कुछ पुराने एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सटेंट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ नए एलिमेंट्स और पैदा होते रहते हैं, है ना। तो इस पर ये भी सब नेवर एंडिंग नेचुरल तो मिलना बंद ही हो गया, बना ही नहीं। नेवर एंडिंग डिबेट है, ये छोड़िए ना। सर तो फिर डिटेक्ट कैसे करता है लीकेज ये डिटेक्ट ऐसे करता है कि इसमें ये भी जो है ना, ये रेडियो एक्टिव वेव्स छोड़ता है। अब वो जो वेव्स हैं
वो क्या है कि जैसे इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइंस, आपने कई बार सुना होगा, कई बार सोसाइटी में भी अगर आप ध्यान देते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आज के दिन आपकी बिल्डिंग की गैस का जो सप्लाई है वो इतने बजे से इतने बजे तक बंद कर दी जाएगी, ठीक है। और वो जनरली जो टाइमिंग होता है वो रात को 12 से सुबह के 6 बजे तक का होता है। तो उसमें क्या है कि जहाँ जहाँ से वो पाइप होता हुआ आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं कि उसके ऊपर ना एक मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा बॉम्ब स्क्वाड वाले जो लोग होते हैं वो एक मशीन लेकर घूमते हैं और वो ये देखते हैं कि कहीं अंडरग्राउंड माइंस तो नहीं है, कहीं पर अंडरग्राउंड किसी ने लगा तो नहीं रखे हैं बॉम्ब्स वगैरह कि पैर पड़े और वो उसका जो बटन है वो प्रेस हो जाए और वो फट जाए। तो उसके लिए क्या करा जाता है कि वो ना एक डिवाइस होती है, उसको डिवाइस को घुमाते रहते हैं उसके ऊपर। तो अगर अब वो डिवाइस ऐसी होती है कि उसमें से जो रेज निकलती हैं उसको जो अर्थ है उसको एब्जॉर्ब करती रहती है लगातार, जब तक वो एब्जॉर्ब करती रही है तब तक ठीक है, और जैसे ही वो एकदम से टकरा कर किसी चीज़ में वो वापस आती है तो वो समझ जाते हैं यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल। हाँ हाँ, मेटल डिटेक्टर भी इसी तरीके का होता है कि जो मतलब ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने पॉकेट में चाबी डाल रखी है तो वहाँ वो टू 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 बोलता है, देखा होगा ना मॉल वगैरह में जाते हैं सर तो वो वीडियो check- देखी थी, पता चला एक डायमंड का रिंग। चलिए जी, उसके बाद अगला टॉपिक आप नोट करेंगे बेटा आइसोबार्स। आइसोबार्स सर इसका एटॉमिक मास, जी सर इसका एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, गीगर काउंटर एक्चुअली जो है ना ये बनाया जाता है, गीगर काउंटर जो है ये बनाया जाता है, तो ये कुछ एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है, उसका मुझे मालूम नहीं है ना, इधर पे ही मेंशन है। गीगर काउंटर लिखें बस, दैट्स इट, और कुछ। हाँ जी, उसके बाद आप लिखेंगे आइसोबार्स, इसमें लिखें आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है भाई इतना? यस सर। ठीक है, अनवी आन, ठीक है। आइसोबार्स इसको नोट करेंगे। एक्सपोज टू Isobars. Isobars are the atoms of different elements. Isobars are the atoms of different elements having different atomic numbers. Having different atomic numbers, but the same atomic mass. Different atomic numbers but the same atomic mass. तो क्या होता है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स की बात करूं, सेम एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भाई सेम एलिमेंट का तो एटॉमिक नंबर हमेशा सेम ही रहता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर अगर चाहिए तो फिर एलिमेंट्स भी हमारे डिफरेंट ही होने चाहिए। अगर हम ये कहें कि सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है इस डेफिनेशन में कि आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, लेकिन मास, उनका एटॉमिक मास सेम होगा। इसके एग्जांपल्स थोड़े कम होते हैं, देखिएगा एग्जांपल लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा जी। पहला एग्जाम्पल आप लिखें आइसोबार, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मास नंबर। मैं ये इधर का मिटा रहा हूँ सारा, तो फिर से वही टेबल बनानी पड़ेगी। इतना नहीं, बस एक ही है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी नहीं है इसमें।
हाँ जी, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे आइसोबार, आइसोबार, फिर इधर लिखेंगे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और लास्ट में लिखेंगे मास नंबर। मास नंबर को ही हम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। ठीक है, आइसोबार यहाँ पर नोट करें 18 AR40, AR इधर लिखेंगे 18, इधर लिखेंगे 40, 20 CA40, 20 CA40, फिर लिखें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सीधी बात है भाई, नीचे 18 लिखा हुआ है यानी कि एटॉमिक नंबर तो 18 है, एटॉमिक नंबर 18 हो गया। ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब 18 में क्या ऐड करूँ कि 40 आ जाए, 22, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 22, तो 18 + 22 इज इक्वल टू मास नंबर क्या हो गया 40। अच्छा, इसकी ना यूनिट होती है यू, एटॉमिक मास की यूनिट होती है यू। यू का मतलब होता है एटॉमिक Unified mass. यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। उस एएमयू को शॉर्ट में यू बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है एएमयू, और उसको भी और शॉर्ट में यू बोलते हैं। सर मैंने पढ़ा था पहले एएमयू बोलते थे, अब सर मैंने पढ़ा था यू का मतलब यूनिफाइड मास होता है। यूनिफाइड मास होता होगा, मेरे को तो सिर्फ ये पता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में एटॉमिक मास यूनिट मेंशन है। चलिए जी, नहीं वो हो सकता है पढ़ाया गया हो, गलत नहीं बता रही। चलिए अब जरा देखिएगा प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो भाई प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, ये नीचे जो 20 है एटॉमिक नंबर, ये नीचे लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन्स हो गए 20। उसके बाद इस 20 में कितना ऐड करेंगे 40 आ जाए, 20 ही ऐड करोगे। ठीक है, और 20 + 20 कितना हो गया बोलो सर कैलकुलेशन क्या बोलो, मर्जी है आपकी। तो ये इसमें हमने ये देखा कि ये ना एक तो हो गया ये आपका AR, ठीक, दूसरा हो गया कैल्शियम। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों का आप देखिए एटॉमिक, दोनों एलिमेंट्स में डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एक 18 हो गया 20 हो गया, है ना, लेकिन एटॉमिक मास सेम। तो सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब है आइसो। सर आर्गन का सिंबल क्या है? आर्गन का AR ये आर्सेनिक नहीं है? नहीं, आर्सेनिक का तो AS है, अच्छा वहाँ तो आर्सेनिक पूरा लिखा था ना। अच्छा जी, अब जरा आप क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिए। तुम आर्सेनिक पूछ रहे हो? ये नियॉन पूछ रहा था। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स the number of protons, neutrons and the number of protons, neutrons and electrons in species Seven species. species का मतलब होता है कैटेगरी, ग्रुप। and for electronic species. In species A to E are given in the following table. Capital A to capital E are given in the following table.
आरुषो तेरेता यश तो नाम याद कर रही है। मेरा नाम अमोघ है। इसका नाम बजाज है। बुगाटी बजाज। यश बजाज YBS बजाज। ये वाला लिटरेरी एनिमेट यश सिंह निकलता है। थैंक यू। इसने सर लिखा है देखा कोई टॉपिक है? हाँ। तो इसमें एक टेबल बनाइएगा। अरे चुप रहोगे कि नहीं? चल मैं कुछ नहीं बोल रहा था। Species, protons, neutrons, electrons. टेबल पे A, B, C, D, E. Six, 18, 17. Nine, 17. Six, 22, 20, 10. 22, 20, 10. 18. 4, 18, 17. 11, 17. 4, 18, 17, 11, 17. ये हो गया। इंडिकेट फ्रॉम द अबव टेबल, लिखिएगा नीचे। टेबल बनाने के बाद में फिर क्वेश्चन लिखेंगे। Indicate from the above table the species that represent a pair of isotopes. The species that represent a pair of isotopes. बताइए जी, इसमें से मुझे ऐसा बता दो कि A, B, C, D, E ये हमारे कोई 5 एलिमेंट्स हैं अलग अलग। मुझे ये बता दो इसमें आइसोटोप कौन है? आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक मास से एक से एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास मास डिफरेंस। हाँ आइसोटोप की बात कर रहा हूँ ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके सेम आ रहे हैं भाई? सी और ई के। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों का सम 17 + 20 कितना है? 37। और 17 + 18 कितना है? 35। 35 ना। तो आप ये देखिए कि सी और ई ये लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन में ई एलिमेंट C has atomic number 17. Element C has atomic number 17 and mass 37. Element E
has atomic number 17 but mass 35. मास कितना हो गया इसका 35. तो आप ये देखिए कि क्या हुआ कि इसमें आप ये देखिएगा कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है दोनों ही केसेस में, और एटॉमिक मास डिफरेंट है. तो जब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप. ठीक है. इसके बाद देखिएगा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें. कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज. हाँ. इसी टेबल के अगला क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन ये था, सुनिए वो जो अभी आपने बोला था. लिख रहा हूँ, नोट कर लो. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज. Composition of the nuclei of two atomic species. Composition of the nuclei of two atomic species X and Y is given as under. Is given as under. इसमें लिखेंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एक्स वाई. सिक्स 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 एट. नोट कीजिएगा, गिव द मास नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई. Give the mass numbers of x and y. Full stop. What is the relation between the two species? What is the relation between the two species and which element or elements they represent? अच्छा मैम, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन दे रखा है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते Yes, हैं. sir. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, यही तो एटॉमिक मास होता है. तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स कितना हो गया? 12. और एटॉमिक मास ऑफ वाई ये कितना हो गया? 14.
ठीक है, मास नंबर बता दिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीसीज? आइसोटोप आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 6। तो 6 किसका होता है एटॉमिक नंबर? कार्बन का। वो यही बोल रहे हैं विच एलिमेंट और एलिमेंट्स दे रिप्रेजेंट। तो हम ये कहेंगे और एक्स हो गया C2 और Y हो गया सर C14 क्या बोले? कार्बन। ठीक है, बस इतना करिए, बाकी कल करवाता हूँ आपको। और कल जो आपकी छुट्टी हुई थी उसके कंपनसेशन में संडे को क्लास होता है। पहले से बता रहा हूँ कि संडे के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्लास होगा। कल किसका ऑफ करा था? मैथ्स का करा था, तो संडे को मैथ्स की होगी। थैंक यू सर। ओके।